तो है कैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक खबर हमें सुनने को मिल रही है। खबर भाई क्या है? तो खबर फिलहाल यहाँ पर यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने फिलहाल बीच में एक न्यूज़ हमें सुनाया था। न्यूज़ किस चीज़ का था? जॉइंट वेंचर का था। किस कंपनी के साथ? सिग्निफिक कंपनी के साथ। और ये 50-50% का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये बोल सकते हैं कैरी ऑन करने वाली है इनके OEM बिजनेस मॉडल, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का उसको कैरी ऑन करने वाली है। और ये जो बिज़नेस है वो बोल सकते हैं लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में रहने वाला है, यानी कि ये कंपनी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में डील करने वाली है और उनसे रिलेटेड जो एसेसरीज़ होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो फिलहाल बोल सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने जो अपडेट दिया है वो बाइंडिंग टर्म शीट बोल सकते हैं साइन करने से रिलेटेड अपडेट दिया है अपनी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। तो ओवरऑल अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं रिसेंटली अपने स्टेक्स को कम किए हैं। और यहाँ पर इसकी न्यूज़ भी हमने कवर किया था, लगभग 2200 करोड़ के आसपास का नंबर था जो कंपनी के प्रमोटर ने Q1 में बेचा था। और वो स्टेक अगर देखा जाए तो FIS के पास तो गई नहीं है, वो स्टेक बोल सकते हैं DIS के पास गई है और पब्लिक के पास गई है, क्योंकि FIS ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को कम किया है और उससे पिछले क्वार्टर में भी अपने स्टेक को कम किया था। FIS एक टाइम पे इस कंपनी के 30% स्टेक ओन करती थी जो कि पिछले क्वार्टर में 21% तक था और अभी 20% हो चुका है। और मेनली FIS जो है वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है जो कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। 2023 Q4 में कंपनी ने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट किया था वहाँ पर FIS की होल्डिंग लगभग कितना था? 12%। उसके बाद वो नंबर 23% तक गया था। हर क्वार्टर में FIS अपने स्टेक्स इंक्रीज़ करती थी, बट पिछले 2 क्वार्टर बैक टू बैक FIS अपने स्टेक्स को डिक्रीज़ की है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस कंपनी के ग्रोथ को एक स्लो डाउन की बोल सकते हैं चर्चा मिल रही है। और वो सारी चीज़ें किनके तरफ से आ रहा है? ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आ रहा है। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है EMS, उस सेगमेंट से रिलेटेड ही आ रहा है। अभी मोटोरोला से रिलेटेड अपडेट हमें देखा था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से जो मोटोरोला अपनी टोटल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी उसका अब कुछ हिस्सा वो कार्बन कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है। और आगे चलकर वो जो नंबर है वो और भी इंक्रीज़ हो सकता है। इस वजह से ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में दिख सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगी ही नहीं, दिखाएगी, बट बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में और पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया था हो सकता है कि वैसा आपको देखने को ना मिले, ग्रोथ थोड़ी स्लो होती हुई दिखे। और इसी वजह से FIS को इस वैल्यूएशन उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा और इस वजह से कंपनी से उन्होंने थोड़ी एग्जिट की है। तो इन सारी चीज़ों पर एक बार रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताई है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BEML। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था। और स्प्लिट का प्रपोजल देखा जाए तो कंपनी के बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो चुका है। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को
2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो इस कंपनी का जब आप रेवेन्यू सोर्स को देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि एनुअल इश्यूर इनकम से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 34% जनरेट करती है, ट्रांजेक्शन चार्जेस से कंपनी टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है, IPO और कॉर्पोरेट एक्शन से कंपनी टोटल रेवेन्यू का लगभग 17% जनरेट करती है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि लास्ट 3 क्वार्टर अगर आप देखोगे, क्वार्टर बोल सकते हैं 3, 4 और क्वार्टर 1, इसमें कंपनी का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? कंपनी का ट्रांजेक्शन चार्जेस वाला जो सेगमेंट है वो, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कंपनी रखती थी 3.75 रुपये पहले पर ट्रांजेक्शन, उसको कंपनी ने कम कर 3.50 रुपये कर दिया। यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिया है। और पिछले कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म किया है, लोग मार्केट में कम है, पहले के कंपैरिजन में ट्रेडिंग्स कम हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। इस वजह से क्या है कि कंपनी को वॉल्यूम्स कम मिले तो कम रेवेन्यू मिला, और साथ में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम किया है तो कंपनी के मार्जिन्स भी कम है। इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें गिरते हुए दिखे हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का लेटेस्ट जो क्वार्टर 1 का रेवेन्यू हमें दिखा वो लगभग 259 करोड़ का, उसमें जो एनुअल इश्यूर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी देखा जाए तो टॉप पे है, ट्रांजेक्शन चार्जेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेकंड पे है, बट जितना पहले कॉन्ट्रीब्यूशन था वो अब अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस हमें देखने को मिली है, जो कि आप इस डेटा से समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मेंशन है कि एनुअल इश्यूर चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, IPO, कॉर्पोरेट एक्शन, ये सारी चीज़ों से कंपनी ने कितना कितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो पहला एनुअल इश्यूर, उससे कंपनी 114 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की है इस क्वार्टर 1 में। ट्रांजेक्शन चार्जेस से कंपनी ने 62 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। IPO कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस से कंपनी ने 21 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। बट हम बात कर रहे हैं टॉप 2 सेगमेंट्स के बारे में, तो 259 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है। तो उसको अगर कंपैरिजन करें अगर 114 से, तो लगभग टोटल रेवेन्यू का 44% कौन कंट्रीब्यूट किया है? एनुअल इश्यूर इनकम, या फिर बोल सकते हैं जो सेगमेंट है वो। और ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कि पहले 32% कंट्रीब्यूट करती थी वो गिरकर आ चुका है लगभग 24% पे, क्योंकि इस बार सिर्फ उन्होंने बोल सकते हैं 62 करोड़ का ही रेवेन्यू रिपोर्ट किया है इस सेगमेंट से। और दोस्तों अगर हम देखें ट्रांजेक्शन चार्जेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो बोल सकते हैं डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे 27% की ग्रोथ हमें वहाँ पर विटनेस करने को मिली है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर यह है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में एनुअल इश्यूर जो चार्जेस हैं उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% से इंक्रीज़ की है। इस वजह से जो डिपेंडेंसी थी कंपनी की इस सेगमेंट में वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है। यानी कि अब हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि अभी चलो मार्केट ख़राब है, इस वजह से कंपनी का ट्रांजेक्शन चार्जेस वाला जो सेगमेंट है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है। बट जब मार्केट अच्छा होगा और ट्रांजेक्शन चार्जेस वाला सेगमेंट अगर अच्छा करेगा, 30% तक अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा, और एनुअल इश्यूर चार्जेस को कंपनी ने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो पहले के कंपैरिजन में ग्रोथ जो है वो कंपनी के बिजनेस में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। जब मार्केट अच्छा होगा, बुल रन की तरह मार्केट अगर दिखेगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आप CDSL के इन्वेस्टर ने, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझाई है। बाकी ये सारी चीज़ों के बेसिस पर कोई रिकमेंडेशन समझने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पर बताई है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। अब दोस्तों जुपिटर वैगन्स ने अभी तक अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को तो पब्लिश किया नहीं है, बट क्वार्टर 1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी के ज़रूर अपडेट हो चुके हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने नंबर्स जो रिपोर्ट किया है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में वो पहले जैसी नहीं है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा अगर देखोगे तो रेवेन्यू सिर्फ 6% से और प्रॉफिट से 12% से ही ग्रो किया है। और ऐसा नंबर्स का आदत मार्केट को तो था नहीं। मार्केट को पहले डबल डिजिट में ग्रोथ की आदत थी, और वो डबल डिजिट में छोटा मोटा नंबर नहीं, 40-50% वाला। पिछले 5 साल का CAGR अगर देखोगे प्रॉफिट का तो वो 125% है, और 3 साल का 96% है। और सिर्फ कंपनी 12% से अगर अपने प्रॉफिट को ग्रो करेगी तो कहीं से भी मार्केट को ये नंबर सूट करेगा नहीं। इस वजह से पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग दिखा है, और स्टॉक लगभग 45% अपने पिछले 1 साल में गिरता हुआ दिखा है। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो FIS की जो कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी में इंक्रीज़ हुई है, जो कि जनरली हमें डी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलता नहीं है। बट वही अगर हम DIS की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से वो स्टेक अपने लगातार कम करते हुए दिखे हैं, और वो इस क्वार्टर में भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप क्लियर कट यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो कि आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। पहले 2% था, फिर 1.73% हुआ, फिर 1.71%, और अभी 1.39%।
बट अल्टीमेटली एफआईएस ने अपने स्टेक्स इंक्रीज किए हैं, जिस वजह से पब्लिक के जो स्टेक है वो 26% के आसपास लगातार रहते थे, बट पहले जितने थे उसके कंपैरिजन में स्टेक पब्लिक का कम हुआ है। यानी कि एफआईएस को अभी भी इस कंपनी में कन्विक्शन ज़्यादा है, और वही डीआईएस के कन्विक्शंस की बात करें तो पहले के मुकाबले वो थोड़ी सी वीक हुई है। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार रिसर्च और एनालिसिस कर लेना, बाकी मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।